19 अप्रैल दोपहर के 3 बजे अमृतसर जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग एकत्रित हुए थे। ये सब बैसाखी के मेले के लिए आए हुए थे। हर जगह चहल पहल थी और इसी मेले में कुछ लोगों की सभा भी एक तरफ बैठी हुई थी जो ब्रिटिश सरकार के लाए हुए रोलेक्ट एक्ट पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। बट ये सारे मेले में आए हुए लोग इस बात से अनजान थे कि ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया है, जिसके हिसाब से कहीं पे भी लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, कहीं पे भी भीड़ नहीं हो सकती। दोपहर के 4 बजे ये जानकारी जनरल डायर को मिलती है, जिसको उस टाइम पर अमृतसर की जिम्मेदारी दी गई थी। सिर्फ कुछ ही देर में जनरल डायर पूरी तैयारी के साथ आता है और गार्डन के गेट पर अपने सारे सोल्जर्स को इम्प्लीमेंट कर देता है और जलियांवाले बाग के इकलौते गेट पे खड़े होके फायरिंग स्टार्ट कर देता है। सब लोग, बच्चे बूढ़े औरत, अपने पूरे हाथ पैर मारते हैं बचने के लिए। कोई बचने के लिए दीवार टाँपने की कोशिश करता है तो कोई कुएं में ही कूद जाता है। सिर्फ 10 मिनट की फायरिंग में 1200 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। बट इसी लाशों के ढेर में एक 19 साल का लड़का जिंदा होता है, जिनका नाम था सरदार उधम सिंह। उस दिन की फायरिंग में ये फॉर्चुनेटली बच जाते हैं क्योंकि ये बहुत लेट पहुंचे थे मेले में, और उसी दिन ये अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते हैं जिसने भी ये सब किया उसको जिंदा नहीं छोड़ना। और ठीक इस कांड के 20 साल बाद माइकल और ड्वायर, जिसने ये सब करवाया, उसके देश में जाके उसको गोली मारते हैं। तो जानते हैं कैसे एक अनाथ बच्चे ने अपनी 20 साल बदले की आग में जलने के बाद अंग्रेजों के देश में जाकर जिसने ये कांड किया उसको गोली मार के आते हैं। Plead not guilty. Not guilty. Dwyer was right. You are guilty. Your policies are guilty. I'll ask you one more time. Do you plead guilty? I protest it. Mr. Dwyer. You Britishers have plundered us, divided us, looted us, robbed us. I was fighting for freedom. Freedom is my birthright, and fighting for freedom is no crime. 1899 पंजाब के संगरूर में जन्म होता है शेर सिंह का। उधम जी के बचपन का नाम था शेर सिंह। जब उधम जी सिर्फ 2 साल के थे तब उनकी माँ की मौत हो जाती है और उनके फादर उनके और उनके भाई की पढ़ाई के लिए उन्हें अमृतसर ले आते हैं। बट कुछ टाइम बाद उधम जी के फादर की भी डेथ हो जाती है, जिसके बाद वो और उनके भाई पुतलीपुर के सेंट्रल खालसा ऑर्फनेज में रहने लग जाते हैं। और उधम सिंह, ये जो नाम है, उनको इसी ऑर्फनेज से मिलता है। बट उधम जी का बचपन बहुत ही टफ रहा। ये अपने माँ बाप की मौत से उभरे भी नहीं थे जब तक 1917 में इनके छोटे भाई की भी डेथ हो जाती है। और सेम इसी ईयर 1917 में ये अपनी 10th की पढ़ाई करके ऑर्फनेज छोड़ देते हैं। अब आगे लाइफ कंटिन्यू करने के लिए इन्हें भी अपना फ्यूचर देखना था, जिसके बाद वो इंडियन ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं एज अ कारपेंटर, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये वादा किया था कि जो भी आर्मी ज्वाइन करेगा उसे रहने के लिए ज़मीन और अच्छे पैसे मिलेंगे। बट 2 साल के काम के बाद भी ब्रिटिशर्स अपना वादा पूरा नहीं करते। और जलियांवाला बाग के साथ ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से उधम जी अंग्रेजों के खिलाफ हुए। जिस साल उधम जी ने ब्रिटिश आर्मी छोड़ी वही ये साल होता है जिस टाइम पे जलियांवाला बाग कांड होता है, 1919। और इस कांड के बाद तो जैसे उधम जी का लक्ष्य ही बन जाता है अंग्रेजों से बदला लेना। इसके बाद वो उस टाइम के एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप, गदर रेवोल्यूशनरी ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। इसी गदर ग्रुप की साइड से 1924 में मैक्सिको होते हुए अमेरिका जाते हैं इलीगली और सैन फ्रांसिस्को में सेटल हो जाते हैं, जो गदर ग्रुप का हेडक्वार्टर था। उधम जी अमेरिका में गदर ग्रुप की ब्रांच को संभालने का काम और फंड्स इकट्ठा करने का काम करते थे। करीब 3 साल तक उधम जी अमेरिका में रहते हैं। इवन उधम जी उस टाइम की 2 हॉलीवुड मूवी द 4 फेदर एंड एलिफेंट बॉय में एक्स्ट्रास का रोल भी करते हैं। इसके अलावा वो हस्डन मोटर्स, हबार्ड बोट बिल्डिंग और फोर्ड असेंबली लाइन में भी काम करते हैं। बट कुछ टाइम बाद ये अपना मूवमेंट इंडिया से कंटिन्यू करने के लिए इंडिया वापस आते हैं और अपने साथ कुछ बंदूकें भी लेके आते हैं। और 30 अगस्त 1927 को अनलाइसेंस गन रखने के चक्कर में इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। इन्हें 5 साल की जेल होती। बट उधम जी जेल में भी कैदियों को मोटिवेट करते थे आज़ादी के लिए, जिसकी वजह से उन्हें कोड़े पड़ते थे। इवन उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता था, मतलब एक बंद अंधेरा कमरा। अथॉरिटीज़ के लिए इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल था, इसीलिए अलग अलग जेल्स में शिफ्ट होते रहते थे। और ऐसे ही एक जेल, मिवाली जेल, जो आज पंजाब पाकिस्तान में लोकेटेड है, यहीं इनकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जो इनका सोच, विचार, जीने का मकसद सब कुछ बदल देते हैं। और वो थे द गोट, शहीद भगत सिंह आज़ाद, जो उस जेल में इसलिए थे क्योंकि उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फोड़ा था।
The two men responsible for throwing bombs at the Central Assembly Hall in Delhi have been identified as Bhaghat Singh and Batukeshwar Dutt, both belonging to the Hindustan Socialist Republican Association. और इस टाइम पे उधम जी भगत सिंह से इतना इंस्पायर हुए थे कि उन्हें अपना गुरु कहना शुरू कर दिया था। इवन जब भगत सिंह को फांसी हुई तो इनका भगवान से भरोसा उठ गया और ये भी भगत सिंह की तरह एक नास्तिक बन गए। और जब भी इनसे कोई इनका धर्म पूछता तो वो अपने पर्स में रखे हुए भगत सिंह की फोटो दिखा के कहते कि ये है मेरा धर्म। 1931 में ये जेल से निकलते हैं और उसके 2 साल बाद वो इंग्लैंड चले जाते हैं। ये ऑलमोस्ट हर यूरोपियन देश, इटली, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, हर जगह की यात्रा करते हैं और हर जगह के रेवोल्यूशनरी से भी मिलते हैं। और इसी बीच वो जर्मनी से सीधा सोवियत यूनियन भी जाते हैं इंडिया की आज़ादी की हेल्प मांगने के लिए। बट क्योंकि सोवियत यूनियन उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व थी, इसलिए वो इनकी मदद करने से मना कर देते हैं, जिसके बाद वो इंग्लैंड दोबारा चले जाते हैं। उधम जी 9 साल इंग्लैंड में रहते हैं। वो वहाँ पे सरवाइव करने के लिए अलग अलग काम करते हैं, कभी वेल्डर, कभी कारपेंटर, कभी सेल्समैन, तो कभी कुछ। और कुछ स्टोरीज के हिसाब से तो उन्होंने माइकल ओडवायर के घर में भी एज अ गार्डनर काम किया था। वो हर बार इंग्लैंड अपनी आइडेंटिटी बदल के आते थे, कभी उदय सिंह के नाम से, कभी उधान सिंह के नाम से, तो कभी फ्रैंक ब्राजील के नाम से। ऐसे ही स्ट्रगल्स और प्लानिंग में उनके 9 साल बीत जाते हैं और आखिर में वो दिन आ ही जाता है जब उन्हें सही टाइम और सही जगह मिल जाती है माइकल ओडवायर को मारने के लिए। अब यहाँ पे लोग 2 नामों में बहुत कंफ्यूज होते हैं, एक जनरल डायर और दूसरा है माइकल ओडवायर। जनरल ओडवायर वो था जिसने गोली चलाई थी और माइकल ओडवायर वो था जिसने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था। बिना माइकल ओडवायर के जनरल डायर गोली चला ही नहीं सकता था, तो इसीलिए उधम जी की नज़र में माइकल ओडवायर सबसे बड़ा गुनहगार था और वो जनरल डायर को भी मार देता अगर वो जिंदा होता तो, बट वो पहले ही किसी बीमारी की वजह से मर चुका होता है। अब फाइनली वो दिन आता है 13 मार्च 1940। लंदन के कैक्सटन हॉल में टॉप ब्रिटिश ऑफिशियल्स की मीटिंग हो रही होती है। उधम जी इसी मीटिंग में आते हैं। उन्होंने अपनी बुक को बीच से काट के उसमें गन रख रखी थी और जैसे ही माइकल ओडवायर अपनी स्पीच खत्म करता है, उधम जी उस पर 2 गोलियां फायर कर देते हैं। Mr. Doyle! और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और अगर ये चाहते तो अपने लोगों से गद्दारी करके उनका नाम बता के ये बच सकते थे कि कौन कौन इस हमले में शामिल है, ये सब बता के ये बच सकते थे। बट बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर होने के बाद भी इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। और अगर कोर्ट में भी ये बोल देते कि मेरे से गलती हुई है और मुझे इस चीज़ का पछतावा है, तो इनको शायद सिर्फ जेल ही होती। बट उधम जी असूलों वाले आदमी थे। अपने रेवोल्यूशन को गलती मानना तो छोड़ो, वो अंग्रेजों के सामने झुकते तक नहीं है। State your name. Proceeding is a waste of time. Just shoot me. State your name. Ram Mohammad Singh Azad. State your real name. Jai Asli Ram hai. This is my real name. Singh, do you plead guilty I plead or not guilty. Not guilty. Doyer was guilty. You are guilty. Your policies are guilty. और एट द एंड 4 जून 1940 को उन्हें की सजा सुनाई जाती है। The accused if found guilty as charged, the accused would till death. और अनफॉर्चुनेटली जुलाई 31 को उनको हैंग कर दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को। जब तक के लिए आप मेरी बाकी वीडियोस देखो। जय हिंद, जय भारत।